हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑर्डिनल यूटिलिटी किसने दिया था, ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी की क्या एजम्पशंस हैं, प्लस हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी सबसे पहले विल्फ्रेड पेरेटो ने दिया था 1909 में अपने फेमस वर्क मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि मैंने फर्स्ट लाइन में यहाँ पे मेंशन किया है। अब पेरेटो ने यहाँ पर कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस नहीं किया था, उन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी को अपना थ्योरी ऑफ डिमांड का बेस माना था। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? ऑर्डिनल यूटिलिटी में बेसिकली हम कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकते हैं, हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने ये समझा था, हमने कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में समझा था, जहाँ पर हम कंज्यूमर की बेसिकली हम कैलकुलेट कर सकते थे, नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते थे कि हमको किस गुड से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो तब हम उसको नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को रैंक ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैं चॉकलेट को कितना प्रेफर कर रही हूँ। और पहले हम कार्डिनल यूटिलिटी में मैं क्या करती थी कि मैं ये बता सकती थी कि मुझे चॉकलेट से 5 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है और मुझे आइसक्रीम से 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, मतलब मुझे आइसक्रीम से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज़ कंपेरिजन टू चॉकलेट। लेकिन इसको मैं नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती थी, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम इसे नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं आइसक्रीम को ज़्यादा ऊपर रखती हूँ एज़ कंपेरिजन टू चॉकलेट और मुझे उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। तो अब ऑर्डिनल यूटिलिटी में ना हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू मेन हम अपना यूटिलिटी समझेंगे। अब हिक्स और एलन ने एक पेपर पब्लिश किया था, अ रिकन्सिडरेशन टू द थ्योरी ऑफ वैल्यू, जहाँ पर हिक्स और एलन ने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को ऑर्डिनल यूटिलिटी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था सबसे पहली बार। और हिक्स ने अपनी इंडिफरेंस कर्व थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड को रिप्रोड्यूस किया था अपनी बुक वैल्यू एंड कैपिटल 1939 में। अब ये बुक्स ना आप अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लीजिएगा। और हिक्स और एलन ने ब्रोक किया था जो प्राइस के चेंज का इफेक्ट होता है ना, उन्होंने उस इफेक्ट को तोड़ा था इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या क्या आता है? पहला आता है इसमें इंडिफरेंस कर्व, सेकंड आता है इसमें रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। अब सबसे पहले हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के कुछ एजम्पशन समझ लेते हैं। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में सबसे पहला एजम्पशन है कि कंज्यूमर इज़ रैशनल। रैशनल का मतलब हमने पिछले लेक्चर्स में समझा है कि रैशनल का मतलब होता है कि कंज्यूमर का मेन एम है कि उसको अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करनी है। मेरा मेन एम है कि मैं मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सकूं जो भी गुड मैं कंज्यूम कर रही हूँ। सेकंड एजम्पशन इसकी आ गई, ये ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, मतलब यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यूटिलिटी को आप रैंक ज़रूर कर सकते हो। थर्ड आ गया ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस। ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस भी इकोनॉमिक्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको आगे भी काम आएगा। तो इसको समझते हैं। समझो आपके पास 3 गुड्स है, ए, बी और सी। अब अगर आप एक टाइम पे ए को प्रेफर कर रहे हो ओवर बी एंड दूसरे टाइम पे आप बी को प्रेफर कर रहे हो ओवर सी, तो अल्टीमेटली आप ए और सी में ए को प्रेफर करोगे। इंट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस यही कहता है कि अगर आपने ए को बी के ऊपर प्रेफर किया है, बी को सी के ऊपर प्रेफर किया है, तो आपको ए को सी के ऊपर भी प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अल्टीमेट प्रेफरेंस पहली वाली तो ए थी ना, इसीलिए इसको बस अपने दिमाग में रखिएगा। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेफरेंसेस हमारी फोर्थ एजम्पशन है कि कंसिस्टेंसी हमें पता है कि क्या होती है, कि कंसिस्टेंसी मतलब वही सेम चीज़ हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। अब कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि उसकी प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होंगी। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, तो मुझे आइसक्रीम ही ज़्यादा पसंद रहेगी ओवर चॉकलेट, एक गिवन पीरियड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ की आ जाती है नॉन सेटिएशन। नॉन सेटिएशन या इसको बोल सकते हैं मोर इज़ प्रेफर्ड टू लेस। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। अब एज अ कंज्यूमर मैं हमेशा प्रेफर करूँगी ना कि मुझे ज़्यादा मिले एज़ कंपैरिजन। मैं क्यों चाहूँगी कि मुझे एक स्मॉल क्वांटिटी मिले, अगर मुझे लार्ज क्वांटिटी मिल सकती है, अगर मुझे किसी आइसक्रीम ज़्यादा मिल सकती है, तो मैं क्यों चाहूँगी कि मुझे आइसक्रीम्स कम मिले। अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, तो नॉन सेटिएशन की प्रॉपर्टी ये है। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टीज़ में है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर्व को भी एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे जैसे कंज्यूमर जो है ना वो एक गुड का
बहुत ज़्यादा गुड लेता जाता है और दूसरे गुड का गिव अप करता जाता है। कुछ हमने ये पढ़ा था ना कि अगर हमें एक गुड को ज़्यादा लेना है तो हमें दूसरे गुड को कम मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो उतने ही हैं। तो उसकी विलिंगनेस जो है एक गुड को सब्सटीट्यूट करने की दूसरे के लिए डिमिनिश होती जाएगी। अब समझते हैं। जैसे देखो, पहले मैंने अभी आपको आइसक्रीम और चॉकलेट की एग्जांपल से समझाया कि मुझे आइसक्रीम पसंद है ओवर चॉकलेट। अब मैं पहले आइसक्रीम लेने के लिए चॉकलेट्स को सेक्रीफाइस करूँगी, ठीक है, कि मैं सोचूंगी कि हाँ मुझे अभी 10 आइसक्रीम चाहिए तो मैं 2 चॉकलेट्स को सेक्रीफाइस कर दूँगी। फिर जैसे जैसे मैं आइसक्रीम खाती जाऊँगी, अब मैं सेटिस्फाई हो रही हूँ आइसक्रीम से। तो अब अगर मेरे को बोलेंगे कि आप चॉकलेट को ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो आइसक्रीम के लिए, मेरी विलिंगनेस कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मैं उब चुकी हूँ उससे। अब मुझे पता है कि भाई मैं चॉकलेट आइसक्रीम ऑलरेडी इतनी खा चुकी हूँ, अब मैं उसको तभी सेक्रीफाइस करने के लिए ज़्यादा रेडी होंगी अनटिल एंड अनलेस मुझे वो कम प्राइस में मिल रही है। तो इसमें डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही होता है कि जैसे जैसे आप एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हो तो फिर फ्यूचर में आप दूसरे गुड को कम से कम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो उस गुड को ज़्यादा अचीव करने के लिए। और यही बेसिस है कि क्यू इंडिफरेंस कर्व हमारा कॉन्वेक्स होगा टू दी ओरिजिन। कॉन्वेक्स और कॉनकेव की शेप मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में समझाई थी, तो आप एक बारी सेकेंड लेक्चर देख लीजिएगा अगर आपको अभी ये इसका बारे में नॉलेज नहीं है। अब अभी तक हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में बीच बीच में हमने अभी वर्ड्स आए तो हमने पढ़ा। अब हम इंडिफरेंस कर्व समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से समझिएगा। इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड जो कि कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अब इसका क्या मतलब है, अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दी हुई है हमें इंडिफरेंस कर्व की, ये डायग्राम है। अब इसमें क्या है कि जब मैं 12 यूनिट्स ऑफ बनानास कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं 1 यूनिट ऑफ बिस्किट कंज्यूम कर रही हूँ, तो ये भी मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रही है जितनी मुझे 8 यूनिट्स ऑफ बनानास को कंज्यूम करने से और 2 यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स को कंज्यूम करने से मिल रही है। तो जब भी ये सारे जो ये हमारा आईसी, ये जो आईसी लिखा हुआ है ना, जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें हमारा इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा। अब इन डिफरेंस कर्व पे चाहे हम इस कॉम्बिनेशन को चूज़ करें, चाहे हम इस कॉम्बिनेशन को चूज़ करें, चाहे हम इसको चूज़ करें, हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स जो कि कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व पे लाई करते हैं वो उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। तो इसको हम इंडिफरेंस शेड्यूल से भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हमने लिए हैं ABCDE, तो हम यहाँ पे बिस्किट्स और बनानास को लेकर चल रहे हैं कि जब हम 1 यूनिट ऑफ बिस्किट को ले रहे हैं तब हम 12 यूनिट्स ऑफ बनानास ले रहे हैं। वैसे ही मैंने आपको शो किया है, तो आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। अब ये टेबल जो है ये इंडिफरेंस शेड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस 2 गुड्स के बता रहे हैं, बिस्किट्स और बनानास, जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। कॉम्बिनेशन ए पे कंज्यूमर 1 बिस्किट को कंज्यूम कर रहा है और 12 बनानास को कंज्यूम कर रहा है। वैसे ही जब वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में इनको कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन सेम रहेगी। तो जब इनको आप साथ में प्लॉट करोगे तो आपको आपका इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा। तो आप इसे एक बारी रीड कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे अच्छे से बहुत एक्सप्लेन किया है इसको। अब एक और चीज़ समझते हैं कि यहाँ पर हम देखो कि द कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज टू ऑब्टेन मोर ऑफ वन गुड द कंज्यूमर मस्ट गिव अप सम यूनिट अमाउंट ऑफ द अदर गुड वाइल कीपिंग हिज सेटिस्फैक्शन अनचेंज्ड। वही हमने पढ़ा कि जब उसको एक अमाउंट ऑफ गुड का ज़्यादा चाहिए तो उसको दूसरे गुड का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जबकि उसकी सेटिस्फैक्शन जो है वो सेम रहेगी। एज द कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा बिस्किट्स को सेक्रीफाइस वो अगर उसको ज़्यादा बिस्किट चाहिए तो वो गिव अप कर रहा है बनानास को। इसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि कितना आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक गुड को दूसरे गुड के लिए, ठीक है। द कॉन्टीन्यूटी या स्मूथनेस जो होती है ना इंडिफरेंस कर्व की, उसका मतलब ये होता है कि जो हम गुड्स ले रहे हैं वो एक दूसरे से परफेक्टली डिविजिबल हैं। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम इंडिफरेंस मैप के बारे में समझते हैं। इंडिफरेंस मैप कुछ नहीं होता है, जब आप डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व को एक सेम ग्राफ में प्लॉट करते हो तो उसको आप इंडिफरेंस मैप बोलते हो, जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट हर एक इंडिफरेंस कर्व पे हमें डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। क्योंकि जब आप इस इंडिफरेंस कर्व को कंसीडर करोगे तो यहाँ पर आपको एक्स और वाई के जो भी यूनिट्स मिल रहे हैं, फिर इस पर आपको एक्स और वाई के ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, फिर इस पर आपको एक्स और वाई के और ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे आप एक इंडिफरेंस कर्व में ऊपर जाते जाओगे ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है द इंडिफरेंस कर्व लाइंग टू द राइट एंड अबव ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व विल इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ पे उसको दोनों गुड्स का ज़्यादा मिलता जा रहा है। तो बट इट डज़ नॉट इंडिकेट कि कितनी सेटिस्फैक्शन उसको डिराइव हो रही है इन कॉम्बिनेशन से। अब इन अदर वर्ड्स एक इंडिफरेंस मैप जो है ना, ये कंज्यूमर के स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस को भी बताता है।
कि उसका स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है, वो किस चीज़ को कितना प्रेफर कर रहा है ओवर दी अदर थिंग। अब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के बारे में भी समझते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है द रेट एट विच द कंज्यूमर इज़ प्रिपेयर टू एक्सचेंज गुड एक्स एंड वाई। उसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं कि किस रेट पे कंज्यूमर जो है वो गुड एक्स और गुड वाई को आपस में एक्सचेंज करने के लिए रेडी है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स और वाई एज द अमाउंट ऑफ वाई हुज लॉस कुड कैन जस्ट बी कंपेंसेटेड फॉर अ यूनिट गेन इन एक्स, वही जो हमने अभी तक पढ़ा। इन अदर वर्ड्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स फॉर वाई रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वाई विच द कंज्यूमर हैज़ टू गिव अप फॉर द गेन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, जबकि उसकी सेटिस्फैक्शन सेम रहेगी। जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे हमने x1 गुड लिया, यहाँ पे हमने x2 गुड लिया है। देखो इन दिस डायग्राम x1 इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड 1 जो हमने x एक्सिस पे लिया है, और x2 इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड 2 जो हमने y एक्सिस पे लिया है। अब जो ब्लू कर्व है ना, ये वाला कर्व, ये हमें इंडिफरेंस कर्व बता रहा है। जब कंज्यूमर मूव करेगा इस कर्व के साथ साथ, तो जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट x1 का लेना पड़ रहा है, तो वो कुछ x2 का यूनिट को गिव अप कर रहा है। तो ये जो डेल्टा x1 है ना, मतलब इसको मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ चेंज इन x1 बोलते हैं। वो क्या है कि इंक्रीज इन गुड 1 एंड चेंज इन x2 है डिक्रीज इन गुड 2। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस, इसकी स्लोप नेगेटिव होती है इसलिए आप इसको लिख सकते हो माइनस चेंज इन x1 ड्यू टू चेंज इन x2, कि कितना x2 में आप चेंज कर रहे हो x1 के चेंज के लिए। और जो नेगेटिव साइन होता है वो इंडिकेट कर रहा है कि x2 को आप सेक्रीफाइस करो ताकि आपको x1 का एक्स्ट्रा यूनिट मिले। If we have to find marginal rate of substitution at a point on the indifference curve, we can do so by drawing the tangent to the point on the indifference curve। ये हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है ना यहाँ पर, ये टेंजेंट की लाइन है जहाँ जिसके थ्रू हमने इसके चेंज को बताया है। एंड दस हम इससे ना इसके स्लोप को भी मेजर कर सकते हैं बाय एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द टेंजेंट लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो बेसिकली ये टेंजेंट हमने इसलिए ड्रॉ किया ताकि हम इन दोनों की चेंज को मेजर कर सकें। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका नेगेटिव साइन क्यों आएगी। MRS के लिए हम यूज़ करते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x1 ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x2, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब 3 फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के डिमिनिश होने के लिए, वो पहला उसका फैक्टर है द वांट फॉर अ गुड इज सैटिएबल, कि कंज्यूमर जो है कंज्यूम्स मोर एंड मोर ऑफ ए गुड, जो उसकी जो इंटेंसिटी होती है उस गुड को अचीव करने की वो कम होती जाती है क्योंकि वो उस गुड से उब जाता है। सेकेंड, गुड्स जो है वो एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप एप्पल से बोर हो गए हो तो आप एप्पल्स की जगह किसी और गुड की बात कर रहे हो। हम यहाँ पर गुड्स को वैसा ही लेंगे और वो एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है। आप कभी भी एप्पल्स को पूरी तरीके से बनाना से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो। इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वन गुड डज नॉट डिक्रीज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द अदर गुड। अगर आप एक गुड की जो क्वांटिटी को बढ़ा भी रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे गुड की वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है वो कम हो चुकी है। अब आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये भी आप इसको भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए समझ सकते हो। अब एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है? पहली इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशन है नॉन सेटिटी। नॉन सेटाइटी का मतलब क्या है कि कंज्यूमर हमेशा एक लार्ज अमाउंट ऑफ ए गुड प्रेफर करेगा ओवर द स्मॉल अमाउंट, बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखो। सेकंड, वही सेम ट्रांजिटिविटी की एजम्पशन जो अभी हमने पढ़ी थी। थर्ड है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो मैंने आपको बताया था बेस है इंडिफरेंस कर्व का, जिसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रॉपर्टीज समझते हैं इंडिफरेंस कर्व की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है लेफ्ट से राइट की तरफ। क्यों? क्योंकि आप एक गुड को अचीव करने के लिए दूसरे गुड के यूनिट्स को सेक्रीफाइस करते जा रहे हो। सेकेंड, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है टू दी ऑरिजिन। अब इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया है। अगर इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव होगा टू दी ऑरिजिन, तो इसका मतलब है कि दैट इट विल इम्प्लाई दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स फॉर वाई इंक्रीज। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो बेस है कि क्यों हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है लेफ्ट से राइट की तरफ। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि मैम इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव क्यों नहीं हो सकता, इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने जो हमारी एजम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये वॉयलेट हो जाएगी। कैसे? अगर आप कॉन्केव की बात करो तो इसका मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स ऑफ एक्स को, चाहे आप आपके बढ़ते भी जा रहे हैं तो आप उसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स वाई सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो। यही रीज़न है कि आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्केव नहीं हो सकता।
थर्ड प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे शो किया है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि हमने पहले भी ये चीज़ समझी कि जो जैसे ये देखो इंडिफरेंस कर्व में अभी हमने देखा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जाते जाओगे डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पे आगे राइट वाली साइड, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स ऑफ बोथ गुड एक्स भी मिलेगा और गुड वाई भी मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज़ कम्पेयर टू द लोअर इंडिफरेंस कर्व। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में उसकी शेप कैसी होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको शो किया है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, और जब हम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो ये ऐसे राइट एंगल्ड होता है। ये पता है ना आपको, राइट एंगल्ड की शेप ये ऐसे राइट एंगल्ड होता है। अब इसका रीज़न क्या है ये मैंने आपको हाईलाइट किया यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। और स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व वुड मीन कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा एज मोर यूनिट्स ऑफ एक्स आर रिक्वायर्ड इन प्लेस ऑफ वाई। तो ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा एक एक्सेप्ट जब गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो ये बात याद रखना, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो कांस्टेंट होता है और इंडिफरेंस कर्व की लाइन जो होती है वो स्ट्रेट होती है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो एल शेप्ड होता है, मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आप एक्स और वाई को कंज्यूम कर रहे हो, या तो वो ज़ीरो होगा या तो वो इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी है कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री विल बी दोज गुड्स जो कि कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है एक फिक्स्ड रेशो में। लेफ्ट हैंड पोर्शन जो होगा इंडिफरेंस कर्व का परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, विच इंडिकेट कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाई इज़ नेसेसरी टू, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाई आपको चाहिए इन ऑर्डर टू सब्स्टिट्यूट 1 यूनिट ऑफ एक्स। और राइट हैंड पे हम इंडिफरेंस कर्व को जो है यहाँ पे ये इंडिफरेंस कर्व हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अब आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, मैंने आपको एक बहुत ही डिटेल्ड वे में इसको समझाया है। इसके बाद आई डोंट थिंक आपको इंडिफरेंस कर्व को या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी को कहीं और से समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम इंडिफरेंस कर्व का जो नेक्स्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी का नेक्स्ट पार्ट है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए बाय।